दोस्तों एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग बिहार स्टेट या बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में भूगोल सब्जेक्ट जो है हमारा या भूगोल का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे थे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत की जो स्थलाकृति है उसके भूगर्भिक संरचना के बारे में, उसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सा हिमालय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में और आगे बढ़ेंगे और उसके कड़ी को समझेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो हिमालय पर्वत है उस पे जो विभिन्न चोटियां हैं उसको हमने नदियों के आधार पे देखा था। आपने ध्यान दिया होगा तो सिंधु नदी के बाद सतलज, सतलज के बाद काली, काली के बाद तीस्ता और तीस्ता के बाद ब्रह्मपुत्र। अर्थात आपका जो क्रम था वो पूर्व से पश्चिम की ओर था और पश्चिम से पूर्व की ओर था, पश्चिम से पूर्व की ओर था, यानी कि पश्चिम पूर्व या पूर्व पश्चिम के आधार पर हमने पढ़ा। आज मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग हिमालय का विस्तार डिटेल में उत्तर से दक्षिण की तरफ पढ़ेंगे या ऊपर से नीचे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय का विस्तार कैसे पढ़ेंगे भाई? हिमालय का विस्तार पढ़ेंगे हम उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की या ओर, या इसी को कह सकते हैं आप ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे। अब इस आधार पे हम हिमालय का विस्तार पढ़ेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारत देश है ये पहले यहाँ पे टेथिस नाम का सागर था, है ना। जैसे मान लीजिए ये पानी यहाँ ऐसे बह रहा है, ठीक है, यहाँ भूखंड है और यहाँ भूखंड है। जब ये दोनों पृथ्वी की गति के कारण आपस में टकराए तो ये पूरा का पूरा सागर यहां से खत्म हो गया और मिट्टी ये दोनों टकरा के आपस में ये मिल गए। और जैसे ही जब देखिए अगर मान लीजिए ये टुकड़ा जब ये टकराते हैं तो थोड़ा सा से उठ जाते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये परत है, ये परत है, जब ये परत पास आते थे टकराई तो ये हिस्सा उठ गया, तो ये जो हिस्सा उठ गया है यही है हिमालय। ठीक है, इस प्रकार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और ऐसी गति जिसमें ऐसे दो प्लेट आ करके ऐसे उठ जाए इसको कहते हैं वलन। वलन, इसलिए हिमालय पर्वत का एक और नाम है वलित पर्वत या इसको नवीन पर्वत भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, हिमालय को हम क्या बोलते हैं? वलित पर्वत या नवीन पर्वत। ओके, अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हिमालय का विस्तार हमें देखना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। देखिए हमारे भारत देश का जो ये ऊपर का जो हिस्सा है, थोड़ा सा ही बनाएंगे इसको, आप मैनेज कर लीजिएगा, ये ठीक है, ये हिस्सा यानी कि जो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये। अब देखिए यहाँ हिमालय का जो विस्तार हमें इस आधार पे पढ़ना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ना है। ऊपर क्या होता है? उत्तर। नीचे क्या होता है? नीचे होता है दक्षिण। अब इसी बेस पे हम चीजों को समझेंगे। देखिए हिमालय के विस्तार की बात करें तो हिमालय का जो विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है उसमें पहला आता है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या इसी को पार हिमालय भी कहते हैं। कैसे कहते हैं समझाएंगे। दूसरा हमारा है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय दूसरा हमारा है बृहद हिमालय या इसी को महान हिमालय या इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, बताएंगे भी, परेशान नहीं, ये भी कारण सहित बताएंगे ऐसा क्यों कहा जाता है। तीसरे भाग को हम कहते हैं लघु हिमालय। तीसरे भाग को क्या कहते हैं? लघु हिमालय। और चौथे भाग को कहते हैं शिवालिक। शिवालिक श्रेणियां। शिवालिक श्रेणियां। ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण हिमालय को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय या हिमाद्री या बृहद हिमालय, तीसरा है आपका लघु हिमालय और चौथा आपका है शिवालिक श्रेणियां। तो एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। देखिए बात करें ट्रांस हिमालय, पहला जो हिमालय है ये ऐसे, इसकी चोटियां ऐसे गई हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है भैया? ये है ट्रांस हिमालय। अब ध्यान समझिएगा, चीजों को बस समझना है, बाकी कुछ भी कैसे भी रहे।
ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय जो हमारा है ये भारत के उचले एकदम ऊपर वाले हिस्से को टच करते हुए जाता है, इसलिए इसका नाम है ट्रांस। ट्रांस मतलब हल्का सा टच करते हुए निकल चला जाता है, ठीक है। और इसका अधिकांश हिस्सा देखिए, ये वाला भी भारत में नहीं है, ये वाला भी भारत में नहीं है, इसका अधिकांश हिस्सा भारत में नहीं है, इसलिए इसको पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मतलब पार है, उस पार है, ठीक है, उस पार, जैसे गाना नहीं है साजन मेरा उस पार है, तो ये हिमालय उस पार है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। अब आप कहेंगे क्यों, भारत में तो टच कर रहा है, आप क्यों कह रहे हैं पार हिमालय? क्योंकि कारण ये है कि ये कश्मीर का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से को पीओके कहा जाता है, ठीक है, पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पूरी तरह से न तो भारत का हिस्सा है, ना ही पूरी तरह से पाकिस्तान का हिस्सा है, इस पे चल रहा है विवाद, और यहीं पर ये पर्वत श्रेणी है, इसलिए हम कह रहे हैं इसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। पार हिमालय ये पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है, लेकिन चूंकि हिमालय का भाग है और हमारे भारत में भी टच कर रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे इसका अधिकांश हिस्सा इधर फैला हुआ है, तो यहां है क्या, यहां है चाइना, और चाइना में यहां जगह का नाम है वो तिब्बत। क्या नाम है, तिब्बत। चूंकि ट्रांस हिमालय का अधिकांश हिस्सा तिब्बत में फैला हुआ है, इसलिए इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिब्बतियन हिमालय। बात को ध्यान समझिएगा, पार हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में नहीं है, तिब्बतियन हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर्वत श्रेणी का अधिकांश हिस्सा तिब्बत में है, इसलिए तिब्बतियन हिमालय। चलिए अब इसके बारे में हम कुछ चीजें समझ लेते हैं जो हमारे काम की है। पहला, ट्रांस हिमालय में देखिए, ट्रांस हिमालय में मुख्यतः 3-4 पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, काराकोरम, दूसरा लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी, तीसरा है आपका जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। चूंकि एक श्रेणी और है कैलाश श्रेणी, लेकिन वो पूरी तरह से चाइना में है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, है इसी का हिस्सा लेकिन वो चाइना में है, तो हम क्यों पढ़ें, हमारे काम चीज नहीं है। तो 3 मुख्य तरह से श्रेणियां, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कौन सी श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ये 4 श्रेणियां कहां हैं, ये 4 श्रेणियां हमारे भारत में हैं, ठीक है। अब इन्हीं श्रेणियों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जान लीजिए, आपका ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, बात करें काराकोरम श्रेणी की, काराकोरम श्रेणी की, तो इस पर एक चोटी स्थित है, बड़ी सी चोटी स्थित है, जिसका नाम है K2 या इसी का नाम है गाडविन आस्टीन। ध्यान से समझिएगा, इसका क्या नाम है, K2 या गाडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर। और ये है कहां, ये है पीओके क्षेत्र कश्मीर में, ठीक है, पीओके क्षेत्र कश्मीर में। क्लियर हो गया। देखिए, चूंकि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 गाडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो काराकोरम श्रेणी पर है, पीओके में स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पॉइंट को ध्यान रखे रहिएगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, K2 गाडविन आस्टीन, उसका नाम है पूरा, चाहे गाडविन आस्टीन लिख दे चाहे K2 लिख दे, दोनों नाम एक ही है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर। यह है कहां पे, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये स्थित है। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा, काराकोरम श्रेणी में ही ऐसे समझिएगा, ठीक है, मतलब ये काराकोरम श्रेणी चल रहा है और काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ये भी आता है, तो दोनों चीजें एक तरफ हो जाएगी। देखिए, काराकोरम जो श्रेणी है, ये वाली श्रेणी जो है, इसे सटी हुई श्रेणी जो है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी बहुत लंबी है, ठीक है। इन तीनों में सबसे लंबी काराकोरम श्रेणी है। तो जैसे अब अगर मोटा मोटा कहा जाए कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है, तो आप बता देंगे फीमर है, जांग की।
लेकिन अगर पूरा देखा जाए स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो वो कौन सी है हमारी, ये रीढ़ की हड्डी। तो उसी हिसाब से जो काराकोरम है, इधर ये अफगानिस्तान में चली गई है, इधर इंडिया में है, फिर चाइना में है, फिर ऐसे ही और देशों में फैली है, ठीक है, बहुत देशों में गई है, तो एशिया के कई देशों में फैली है। इसलिए काराकोरम श्रेणी को, ठीक है, ध्यान समझिएगा, काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को एशिया का बैकबोन, ठीक है, एशिया का रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। उच्च एशिया, उच्च मतलब होता है ऊंचे ऊंचे पर्वत, थोड़ी उच्च एशिया या एशिया का उच्च बैकबोन, यानी कि एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है क्योंकि ये बहुत लंबा फैला हुआ है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी बहुत लंबा फैला हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्लियर? तो 2 पॉइंट हो गए। आगे देखिए अगला, इसी पर सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन जहां पे अभी हमारी सेना युद्ध लड़ी थी। सियाचिन के बाद यहीं पे बाल्टोरो है, बाल्टोरो, बाल्टोरो, ठीक है। बाल्टोरो के बाद यहीं पे हिस्पर है, हिस्पर है, ठीक, बाल्टोरो, हिस्पर, और यहीं पे बियाफो, बियाफो। देखिए ये 4 ग्लेशियर है, मतलब बर्फ की पहाड़ियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर। ये भी कहां स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर। क्लियर? तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। काराकोरम, काराकोरम पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे केटू गार्डविन ऑस्टिन है वहां पे, भारत की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही एशिया का रीढ़ कहा जाता है। और लास्ट में आपका यह है कि इस पे कुछ ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, जैसे सियाचिन हो गया, बाल्टोरो हो गया, बियाफो हो गया और हिस्पर ग्लेशियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख श्रेणी, देखिए इसको समझते हैं। लद्दाख श्रेणी से हमें इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो ये है, लद्दाख श्रेणी पे आप देखिए पर्वत जैसे ऐसे होते हैं ना, पर्वत जनरली देखा जाए तो कुछ इस शेप में पहाड़ी होती है, कुछ इस शेप में, लेकिन लद्दाख पे एक पर्वत ऐसा है, ये ऐसा है, देखिए इतना भयानक है, ऐसे जाएंगे सीधा है, सीधा हो गया, एकदम सीधा है, यानी कि इसकी जो ढाल है एकदम तीव्रतम ढाल है, ठीक है। तीव्रतम, तीव्रतम मतलब सबसे अधिक ढाल, सबसे अधिक ढाल वाला जो पर्वत है राकापोसी, राकापोसी पर्वत दुनिया का सबसे अधिक तीव्रतम ढाल वाला पत्थर, पर्वत राकापोसी, वो कहां है, लद्दाख श्रेणी पर, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी पर दुनिया का सबसे अधिकतम ढाल वाला या तीव्रतम ढाल वाला पर्वत है, जिसको क्या कहते हैं, राकापोसी, ये लद्दाख पे है, जिसको हमें समझना था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए जास्कर श्रेणी प्लस लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी प्लस लद्दाख श्रेणी, जेएल मतलब जल, जेल मतलब जल, तो जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, कौन सी नदी है भैया, सिंधु, सिंधु नदी। और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट करके, एकदम काट के एकदम गहरी कर दिया है, काट करके एकदम गहरा खाई बना देता है, और वो खाई की गहराई कितनी है, 5200 मीटर, और इसको कहते हैं गार्ज, ठीक है। और दुनिया का सबसे गहरा गार्ज है ये, सबसे गहरा गार्ज है, ध्यान से इसको समझिएगा, सबसे गहरा क्या है, ये गार्ज है, ठीक है, यू शेप की घाटी या गार्ज है। तो जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीचों बीच बहने वाली सिंधु नदी, जल, जल मतलब पानी, सिंधु नदी लद्दाख की श्रेणियों को काट करके, छांट करके एक बहुत बड़ा गहरी घाटी बना देती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं सिंधु गार्ज, ठीक है, इंडस गार्ज, ठीक है, यानी कि सिंधु नदी, सिंधु गार्ज कहते हैं, जिसकी गहराई है 5200 मीटर, और ये दुनिया का सबसे गहरा या दुनिया की सबसे गहरी खाई है, ठीक है, दुनिया की सबसे गहरी क्या है, खाई है। ओके, तो अब आपने क्या देखा, आपने काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी देख लिया।
और आपने ये भी देख लिया कि इस ट्रांस हिमालय की खासियत क्या है। अब हम बढ़ेंगे आगे। देखिए, ट्रांस हिमालय के बाद में आपका आता है वृहद हिमालय। ठीक, जैसे ये मान लीजिए ये है ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां, और ये बीच में आ गया मान लीजिए वृहद हिमालय। ये ट्रांस हो गया, ये वृहद हो गया। तो ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में फिर वही, इन दोनों के बीच में इंडस, ध्यान समझिएगा, इंडस, इंडस और टी सैंगपो, टी सैंगपो सचर जोन है। ठीक है, टी सैंगपो सचर जोन, यानी कि इंडस मतलब होता है सिंधु, टी सांपो मतलब ये ब्रह्मपुत्र है, सचर जोन मतलब इनका मिलन बिंदु, यानी कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो मिलन बिंदु है या मिलाव है, उससे ही ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय अलग होते हैं। और मोटा मोटा कहें तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली जो श्रेणी है या जो जगह है, उसको क्या कहते हैं, ITSZ। क्या बोलते हैं, ITSZ, सचर जोन। ठीक है, सचर जोन, ध्यान रखिएगा, आपसे खूब पूछता है। क्या पूछता है, सचर जोन। सचर जोन जो ट्रांस हिमालय को अलग करता है, किससे, बृहद हिमालय से। ठीक है, ट्रांस हिमालय को अलग करता है बृहद हिमालय से। कौन करता है, सचर जोन। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, देख लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। चलिए, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए, ट्रांस हिमालय की कहानी समाप्त कर दिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां हम आपको लिख देते हैं ताकि आप समझे रहिएगा कि ये ट्रांस हिमालय की यहां पे बात हो चुकी है। और ये कैसे अलग था मैंने आपको बता ही दिया, सचर जोन है इसमें। क्या है, सचर जोन। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ट्रांस हिमालय के बाद में अब जो बारी आती है, अब जो बारी आती है, कहां गया भाई, आजा। देखिए, ट्रांस हिमालय के बाद में अब जो बारी आती है, ठीक है, अब जो बारी आती है, ये किसकी आती है, अब बारी आती है महान हिमालय की। महान हिमालय की बारी अब आती है, या इसी को कहते हैं बृहद, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, या इसी को कहते हैं हिमाद्री, हिमाद्री। अब ध्यान समझिएगा, देखिए, दूसरे नंबर पे हमारा आता है बृहद हिमालय। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग कौन करता है, सचर जोन। ठीक है, सचर जोन ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग कर देता है। बृहद हिमालय की बात करें या महान हिमालय की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। मतलब जितने भी पर्वत चोटियां हैं, अगर सबकी ऊंचाई जोड़ ली जाए और एवरेज निकाला जाए तो कितना आता है, 6100। ठीक है, 6100, 6100 मीटर आपकी इसकी औसत ऊंचाई आ जाती है। कहां से कहां तक, महान हिमालय की जितनी भी पर्वत चोटियां हैं वो। ठीक, इसको या दुनिया में जितनी भी पर्वत चोटियां हैं, सबसे ज्यादा जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो इसी पे हैं, बृहद हिमालय पर ही। या आप कह सकते हैं कि महान हिमालय पर दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटियां स्थित हैं। ठीक है, जैसे अब हम एक एक को समझेंगे। देखिए, जैसे अगर हम इस श्रेणी को उठा के इधर बाहर कर दें, ऐसे बाहर कर दें, तो ऐसा समझिए आप, एक पर्वत चोटी, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए, अब शुरुआत इसकी हम कर रहे हैं कहां से, पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ हम पढ़ेंगे और सभी पर्वत चोटियों को देखेंगे। देखिए, पहला है हमारा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। दूसरा है हमारा बंदर पूछ। देखिए, बंदर पूछ ही हमारी है गंगोत्री।
गंगोत्री या इसी को या इसी पर यमुनोत्री स्थित है। मतलब बंदरपूछ की बात कहेगा, समझ जाइएगा दोनों एक ही है, तीनों, ठीक है। बंदरपूछ के बाद में आपका आता है कामेत पर्वत। कामेत पर्वत थर्ड नंबर पे। कामेत के बाद में आपका आता है नंदा देवी। नंदा देवी। नंदा देवी के बाद में अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद में मनसालू। मनसालू। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। माउंट एवरेस्ट के बाद में मकालू। मकालू। और लास्ट में आपका आता है नामचा वर्मा। नामचा वर्मा, जो कि कहां है? नामचा वर्मा आपका है अरुणाचल प्रदेश में, और नंगा पर्वत आपका कहां है? उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में। क्लियर? अब ध्यान समझिएगा, देखिए बृहद हिमालय में कुछ, हालांकि इसमें एक दो और है छोटी मोटी, उसको हम ध्यान नहीं देंगे। हिमालय पर्वत में कुछ पर्वत चोटियों का क्रम इस प्रकार है, पश्चिम से पूर्व, जिसको हम देखते हैं, और इसमें बहुत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, उसको हम समझते हैं। पहला हमारा है नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, नामचा वर्मा। अब हम इसको याद कैसे करेंगे इतना लंबा? देखिए इसको याद करने की छोटी स्टेप बता रहे हैं आपको। नंगा, बंदर, कितना, नदी, देखिए ध्यान समझिएगा, नंगा, बंदर, कितना, नदी, ठीक है, या कितना नदी, अब, ठीक है, अब कितना नदी में नहाएगा, समझिए कितना नदी में नहाएगा, कितना नदी में नहाएगा, अब, ठीक है। अब मनसालू को पढ़ लीजिए, आलू, अब आलू, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, मकान, ठीक है, मकान नाम कराएगा, ठीक है। अब आलू, माउंट एवरेस्ट, मकान नाम कराएगा, या आप जैसे चाहे वैसे याद कर लीजिए, ठीक है, लेकिन क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते तो फंसा देगा। तो यहां तो क्लियर है, नंगा पर्वत, बंदरपूछ, या इसी को गंगोत्री, यमुनोत्री कहते हैं, कामेत पर्वत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू और नामचा वर्मा। अर्थात जो बृहद हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक फैला हुआ है? नामचा वर्मा तक फैला हुआ है। नामचा वर्मा तक फैला हुआ है, जिसमें हमें दो तीन को जानना जरूरी है। जैसे नंगा पर्वत कहां है, नंदा देवी कहां है आपका, ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी के बाद में हमें डिटेल में जानना है माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट की बात करें, ये कहां है आपका? माउंट एवरेस्ट आपका है नेपाल में। कहां है? नेपाल में। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,850 या कहीं कहीं 8,848 भी लिखा है, इतनी इसकी ऊंचाई है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, इससे ऊंचा कोई पर्वत आज तक पैदा नहीं हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये स्थित है नेपाल में, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहां है, हिमालय पर्वत श्रेणी पर है। कहां पे है? नेपाल में है। ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। साथ ही साथ इसको वहां सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, इतना आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है, क्लियर। तो बृहद हिमालय के पर्वत श्रेणी के बारे में बात हो गई, कुछ चीजें और समझ लेते हैं। देखिए जब आप पूर्व में रहेंगे ना, पूर्व में तो पर्वत ऐसे ऐसे मिलेंगे, ऐसे ऐसे, लेकिन जैसे सब आगे बढ़ते जाएंगे इनकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अर्थात पश्चिम में ऊंचाई कम होती है, पूर्व में क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी कि महान हिमालय पर्वत श्रेणियों की या पर्वत चोटियों की पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में ऊंचाई ज्यादा होती है, ठीक है। क्या होती है? ज्यादा होती है। पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में जो ऊंचाई इनकी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद में जितनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सारी की सारी नदियां
इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है, इसीलिए इनको हम हिमालयी नदियां कहते हैं। अभी आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि हिमालयी नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो महान हिमालय के बारे में चर्चा हो गई। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। महान हिमालय के बारे में और पढ़ें तो ये सचर जोन द्वारा ट्रांस हिमालय से अलग होता है। फिर कुछ इसकी पर्वत चोटियां हैं जिसमें महत्वपूर्ण हमारा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी औसत ऊंचाई 8850 मीटर। ये नेपाल में स्थित है, इसको सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो पर्वत है नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक फैला हुआ है? ये नामचा वर्मा तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक। ये इंडिया की बात हो रही है, हालांकि आगे भी गया है लेकिन हमें आगे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई आपके महान हिमालय की। इसका आप देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें कि इसमें कुछ नदियों का उद्गम है जिस कारण या जिसके लिए हम इन्हें क्या कहते हैं? जिसके लिए हम इन्हें कहते हैं कि ये जो आपके नदियां हैं हिमालयी नदियां हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे कौन सा हिमालय है भाई? महान हिमालय की बात हो गई ना, ये मिटाइए इसको। लघु हिमालय। ठीक है, अब हम बात करेंगे लघु हिमालय के बारे में। देखिए, अब नीचे आप आएंगे तो अगली पर्वत चोटी मिलती है जिसका नाम है लघु हिमालय। लघु हिमालय। अच्छा बात समझिए, देखिए ये मान लीजिए हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया लघु हिमालय। क्योंकि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय किससे अलग हुए थे? सचर जोन से। किससे? सचर जोन से। अब बृहद हिमालय और लघु हिमालय अलग होते हैं MCT। MCT मतलब ये है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, इसका नाम ही है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो पहला पॉइंट तो यही होता है। क्या होता है भाई? लघु हिमालय में पहला पॉइंट तो यही है कि MCT द्वारा बृहद से क्या होता है? ये अलग होता है। अलग मतलब ये है कि उससे भिन्न होता है। MCT क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक नाम है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा लघु हिमालय जो है वो किससे अलग होता है? आपका बृहद हिमालय से ये अलग हो जाता है। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा ये अलग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो 3000 से लेकर के 4500 यानी कि 4500 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई होती है। अब देखिए इसमें या कह लीजिए कि इस श्रेणी में जैसे घाटियां आती है, जैसे कुल्लू की घाटियां, कश्मीर की कश्मीरी घाटियां। ठीक है, कुल्लू घाटियां, कश्मीरी घाटियां, ये सब कहां है? ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत है। लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। पीर पंजाल श्रेणी है जो कहां है? कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, JK जम्मू कश्मीर। इसमें धौलाधार श्रेणी है, धौलाधार श्रेणी है, ये कहां है? ये है हिमाचल में। धौलाधार के बाद में मसूर, ठीक है, या मंसूर श्रेणी है, मंसूरी श्रेणी। ठीक है, मंसूरी श्रेणी ये कहां है? आपका UK यानी कि उत्तराखंड में है। और महाभारत श्रेणी ये कहां है? ये आपका है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में। तो आपसे पूछता है कि महाभारत पर्वत श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? तो लघु हिमालय का। ठीक है, लघु हिमालय में जो पर्वत श्रेणियां हैं या इनमें घाटियों का निर्माण होता है जिसको कश्मीरी घाटियां या कुल्लू की घाटियां कहते हैं। उसके बाद में इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल श्रेणी कहां है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधार श्रेणी कहां है? हिमाचल प्रदेश में। मंसूरी श्रेणी कहां है? उत्तराखंड में।
और आपका इसके बाद में क्या आता है, ये महाभारत श्रेणी कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, महाभारत श्रेणी कहाँ है, नेपाल में। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए लघु हिमालय, जैसे मान लीजिए अगर ये लघु हिमालय का हिस्सा हो गया, तो इसकी ढलान पर घास के मैदान देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं भैया, घास के मैदान, जिनको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग और कहा गया है, गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग या बर्ग। ठीक है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। उसके साथ साथ यूके में यानी कि उत्तराखंड में बुग्याल और पयार के नाम से भी जाना जाता है। बुग्याल और पयार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, लघु हिमालय की ढलान पर घास पाए जाते हैं, जिनको मर्ग के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो आपसे पूछेगा सोनमर्ग कहाँ घास पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। किस पर्वत श्रेणी पर, हिमालय के किस पर्वत श्रेणी पर, तो ये आपका लघु हिमालय पे। क्लियर। अब लघु हिमालय में चला जाएगा तो फिर आपका आ जाएगा इस पे। ठीक है, अब देखिए बुग्याल और पयार ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, बुग्याल और पयार ये आपका कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। तो यहां से आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को और हम समझते हैं। देखिए जैसे इसमें एक चीज और है कि ये जो मैंने आपको बताया कश्मीरी घाटियां, यहां पर एक जैसे कश्मीरी घाटी में जो हिमालय है उसके निक्षेप से करेवा मिट्टी बनती है। ठीक है, या इसको नोट कर लीजिएगा, करेवा। और करेवा मिट्टी में केसर की खेती होती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीरी घाटियों में लघु हिमालय के अंतर्गत कश्मीरी घाटियों में करेवा मिट्टी, या जहां हिमालय द्वारा निक्षेप होता है उसमें करेवा मिट्टी में केसर की खेती होती है, और जो एक पूरे भारत में यहीं पर होती है, और जो बहुत दृष्टिकोण है क्या कहते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से। ठीक है, फिर इसके बाद में जितनी भी घूमने की जगह है, जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल। ठीक है, ये सारी की सारी जगह पूरी जो पर्यटक स्थल है वो इसी के अंतर्गत आता है। लघु हिमालय के अंतर्गत ही पूरी की पूरे पर्यटक स्थल देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, लघु और शिवालिक मतलब इसके इन दोनों के बीच में जो घाटियां हैं, यहाँ पे इन दोनों की जो घाटियां हैं वहीं पर सारे के सारे जो पर्यटक स्थल हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब अंतिम प्रश्न, लघु हिमालय और शिवालिक इन दोनों के बीच में एक घाटी है, काठमांडू घाटी। ये ध्यान रखें, प्रश्न एक बार पूछा है, काठमांडू घाटी कहाँ है, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। ओके, चलिए शिवालिक हिमालय का आपको हम व्यू देते हैं, लघु हिमालय का। लघु हिमालय बृहद हिमालय से MCT द्वारा अलग होता है, मेन सेंट्रल ट्रफ। ठीक है, उसके बाद में लघु हिमालय की बात करें तो इसमें कुछ घाटियां होती हैं, जैसे कुल्लू घाटियां, कश्मीरी घाटी में केसर की खेती की जाती है करेवा मिट्टी में। फिर इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां जैसे पीर पंजाल श्रेणी, महाभारत श्रेणी, और महाभारत के धौलाधार श्रेणी और मंसूरी श्रेणी। फिर शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की जो जगहें हैं वो घूमने के शिवालिक और लघु हिमालय की जो जगहें हैं घूमने के लिए बहुत मस्त है, जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, दार्जिलिंग वगैरह आराम से आप घूम सकते हैं। ठीक है, पर्यटक स्थल आपसे पूछता है कि पर्यटक स्थल के दृष्टिकोण से कौन सा हिमालय का हिस्सा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका लघु हिमालय। ठीक है, फिर लघु और इस हिमालय के बीच में ही, शिवालिक के बीच में ही आपके काठमांडू घाटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए और आगे चीजों को हम समझते हैं। लघु हिमालय के बाद देखिए अब हमारा चौथा आएगा शिवालिक श्रेणी। चौथा चलेगा शिवालिक श्रेणी। ये ट्रांस हो गया, ये बृहद हो गया, लघु हो गया, शिवालिक। देखिए शिवालिक
श्रेणी। देखिए शिवालिक श्रेणियों की बात करें तो ये जो है लघु हिमालय, अब ये किससे अलग होगा, ये अलग होगा लघु हिमालय से, ठीक है। किससे अलग होगा, लघु हिमालय से। लघु हिमालय से ये अलग होता है और इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 600 से 1500 मीटर के आसपास, मतलब उतनी ऊंची चोटियां इसमें नहीं रहती। इसकी श्रेणियों को या इसमें जो पर्वत श्रेणियां होती हैं इनको पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है और पूर्व में द्वार के नाम से, ठीक है। जैसे देहरादून और हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार, ठीक है। तो जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम पश्चिम में किस नाम से जानते हैं, दून नाम से, और पूर्व में किस नाम से जानते हैं, पूर्व में हम जानते हैं इसको क्या, द्वार के नाम से, ठीक है। और शिवालिक के जो निचले हिस्से हैं या कह लीजिए आपकी शिवालिक का जो निचला हिस्सा है उसको हम ये तराई, ठीक है, तराई मतलब जो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको खेती के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बस इतना ही जानना है, शिवालिक श्रेणी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। शिवालिक श्रेणी बस इतना जानिए कि जो पश्चिम के इलाके हैं उनको दून के नाम से, पूर्व के जो इलाके हैं उनको द्वार के नाम से जानते हैं। और यहां भी वही है, पर्यटक स्थल की दृष्टिकोण से, क्योंकि ये भी तो इसमें सम्मिलित था, पर्यटक स्थल की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम इतना ध्यान रखेंगे, ठीक। तो दोस्तों ये था आज का हमारा हिमालय का विस्तार, जिसको हमने अच्छे से समझा। उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय के विस्तार को हमने समझा और इतना आपके एग्जाम के लिए इनफ है। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।